आइए दोस्तों, कल हम लोग इकोनॉमिक्स में माइक्रो इकोनॉमिक्स और समष्टि अर्थशास्त्र शुरू किए थे। और समष्टि अर्थशास्त्र की हम लोग परिभाषाएं, समष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताएं, ये सब देखे थे। और आपको पता था अर्थशास्त्र की परिभाषाएं भी जाने थे और समष्टि अर्थशास्त्र की कुछ विशेषताएं देखे थे। आज हम लोग समष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र के बारे में जानेंगे। आज हम लोग क्या जानें? समष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र। देखिए, समष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र पहला है आय एवं रोजगार का सिद्धांत, दूसरा है समान कीमत स्तर एवं मुद्रास्फीति, तीसरा है व्यापार चक्रों का सिद्धांत, चौथा है आर्थिक विकास का सिद्धांत और पाँचवा है वितरण समष्टि सिद्धांत। तो आप यहाँ तक देख लिए इनकी जो आय रोजगार की सिद्धांत है, इस पर देखते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र में पहला आय एवं रोजगार का सिद्धांत। देखिए, समष्टि अर्थशास्त्र में राष्ट्रीय आय, उसकी विभिन्न अवधारणाओं तथा उसकी माप की विधियों का अध्ययन किया जाता है। इसके अलावे रोजगार निर्माण के विभिन्न तत्वों जैसे प्रभाव, पूर्ण मांग, कुल पूर्ति, कुल उपभोग, कुल निवेश, कुल बचत आदि का अध्ययन किया जाता है। यहाँ पर आप देखिएगा कि समष्टि अर्थशास्त्र में आय और रोजगार का सिद्धांत जो है उसके क्षेत्र में आता है। क्योंकि इसमें हम संपूर्ण अर्थशास्त्र की राष्ट्रीय आय, देश की नेशनल आय, पूरी अवधारणा, उसकी माप विधि, मापन विधि क्या है, ये सब निर्माण क्या है, तत्व क्या है, उसकी मांग आपूर्ति, कुल निवेश, इस सब के बारे में डिटेल से अध्ययन करते हैं। इसलिए आय और रोजगार का सिद्धांत इसका पहला क्षेत्र है। दूसरा है समान कीमत स्तर पर मुद्रा एवं स्फीति एवं सिद्धांत। देखिए, यह सिद्धांत मुद्रास्फीति करने वाले विभिन्न संघटक अर्थव्यवस्था पर उनके प्रभाव, थोक मूल्य सूचकांक के निर्माण, मुद्रा स्फीति, इन्फ्लेशन और फिर डिस्फ्लेशन का अध्ययन करता है। देखिए, इससे क्या होता है ना कि मुद्रा का जो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन है उनके बारे में, स्फीति और स्फीति के सामान्य कीमत पर मुद्रा का कैसे प्रभाव पड़ता है। स्फीति, मुद्रास्फीति क्या है? जैसे जैसे मांग कोई चीज़ का बढ़ता है क्या होता है, उसका स्फीति जो घटते और बढ़ते चला जाता है। यही सामान्य कीमत सब मुद्रास्फीति और सिद्धांत के बारे में हम पढ़ेंगे, इन्फ्लेशन के बारे में। और दूसरा है व्यापार चक्रों का सिद्धांत। तीसरा, समष्टि अर्थव्यवस्था में आई तेजी या मंदी यानी व्यापार चक्र, उससे जुड़ी समस्याओं का अध्ययन करता है। व्यापार चक्र के बारे में क्या कहा गया है कि मंदी और व्यापार चक्र से जुड़ी समस्याओं को अध्ययन करेंगे। किस में? समष्टि अर्थशास्त्र में। यहाँ पर व्यापार चक्र का बनाया हुआ है। देखिए, इन्फ्लेशन द बिजनेस साइकिल, जिसको हिंदी में कहता है। पीक पर कोई चीज़ पहले कहाँ होगा, कोई चीज़ व्यापार से, देखिए कैसे इसका व्यापार चक्र का फिगर में देखिए बिजनेस साइकिल कैसे चलता है। जैसे डिस्प्रेशन, मंदी, उसके बाद एक्सप्रेशन, उसके बाद महामंदी, फिर यहाँ से इस तरह से घूमता रहता है व्यापार चक्र। समझ गए? और उसके बाद चौथा है आर्थिक विकास का सिद्धांत। इसके तहत किसी राष्ट्र के अल्प विकसित होने के कारण तथा विकास करने की नीतियाँ, प्रति व्यक्ति आय से संबंधित समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। आर्थिक विकास का सिद्धांत क्या कहता है? इसके तहत किसी राष्ट्र के अल्प विकसित होने के कारण तथा विकास करने की नीतियाँ, प्रति व्यक्ति आय से संबंधित समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। इसका क्षेत्र में क्या है? आर्थिक विकास का सिद्धांत में हम किसी राष्ट्र का कैसे अनुमान लगा सकते हैं कि वो राष्ट्र विकास किया है या नहीं किया है। उसके लिए हम वहाँ की प्रति व्यक्ति आय निकालते हैं। प्रति व्यक्ति आय किसी राष्ट्र या किसी देश का निकाल के वहाँ के हम आर्थिक विकास के
सिद्धांत को जान सकते हैं। वही आर्थिक विकास की सिद्धांत की नीतियाँ है। अब 5वां है आपका वितरण का समष्टि सिद्धांत। वितरण का समष्टि सिद्धांत, सिद्धांत से ज्ञात होता है कि राष्ट्रीय आय से उत्पादन के विभिन्न साधनों का हिस्सा किस प्रकार और कितना निर्धारित हो, अर्थात मजदूरों, उद्यमियों तथा भूमिपतियों को कितना भाग प्राप्त हो। देखिए वितरण मतलब क्या होता है, समान रूप से बांटना। तो बांटना होता है वितरण का अर्थ, आपको बताए होंगे कभी। तो इसी तरह सिद्धांत है कि राष्ट्रीय आय से उत्पादन, देश में जो उत्पादन हो रहा है, जिन संसाधनों को किस प्रकार कितना निर्धारित है, मजदूर, नियमों तथा पूंजीपति में कितना भाग प्राप्त हो, ये सब उसमें वितरण से संबंधित सिद्धांत है। अब आते हैं हम समष्टि अर्थशास्त्र का महत्व। अब क्या देखेंगे, समष्टि अर्थशास्त्र का महत्व। समष्टि अर्थशास्त्र का महत्व वर्तमान समय में इसकी उपयोगिता निम्न अनुसार है। वहाँ तक देख लिए। इसका क्या भी हम देखें, हम लोग अभी देखिए समष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र देखें जिसमें 4 है, 5 है, और अब हम लोग देखेंगे क्या देखेंगे, समष्टि अर्थशास्त्र का महत्व। वर्तमान समय में इसकी उपयोगिता निम्न है। सरकारी आर्थिक नीतियों का निर्माण। सरकारी आर्थिक नीतियों के सफल निर्माण के लिए व्यापार, आर्थिक विश्लेषण, समष्टि अर्थशास्त्र का आपको क्या देखना है, महत्व है। देखिए वर्तमान समय में इनकी उपयोगिता निम्नलिखित अनुसार है। सरकारी आर्थिक नीतियों का निर्माण। सरकारी आर्थिक नीतियों के सफल निर्माण के लिए व्यापक आर्थिक विश्लेषण परम आवश्यक है। राज्य में उद्देश्य पूरे समाज के लिए अधिकतम कल्याण प्राप्त करना होता है। इसके लिए समग्र रूप से अर्थव्यवस्था के घटकों का अध्ययन एवं प्रयोग किया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र। दूसरा आर्थिक विकास। देखिए विकसित देशों में आर्थिक विकास का दायित्व प्रमुख रूप से सरकार पर होती है। पूंजी निर्माण की दर वृद्धि करने के लिए आर्थिक योजनाओं का निर्माण महत्वपूर्ण है। इसके लिए समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन करते हैं। समझ गए ना, आर्थिक विकास के लिए हम क्या निर्माण दर होता है, इसके लिए हम समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन करते हुए है। तीसरा है अर्थव्यवस्था में समुच्चय अध्ययन। समुच्चय यानी कि समग्र अवस्था का अध्ययन करने के लिए हमें समष्टि अर्थशास्त्र का आर्थिक विश्लेषण करना जरूरी है। राष्ट्रीय आय, कुल उत्पादन, कुल उपभोग, कुल बचत, पूंजी निर्माण आदि तथ्यों का अध्ययन और विश्लेषण करने के लिए व्यापक अर्थशास्त्र की आवश्यकता होती है। इसको समष्टि अर्थशास्त्र को व्यापक अर्थशास्त्र की भी कह सकते हैं, क्योंकि ये बड़े स्तर पर होता है इसीलिए। तो अर्थव्यवस्था में समुच्चय अध्ययन यानी कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करने की किस्म होता है समष्टि अर्थशास्त्र में, जिसमें कुल आय, कुल उत्पादन, कुल बचत, पूंजी निर्माण आदि के तत्वों का हम क्या करते हैं, अध्ययन या विश्लेषण करते हैं। चौथा, ये समष्टि विशिष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन में सहायक होता है। देखिए कोई सब्जेक्ट पढ़िएगा तो समय अर्थशास्त्र को हम बताए थे आपको, अर्थशास्त्र 2 भागों में बांटा गया है, एक समष्टि अर्थशास्त्र और एक विशिष्ट अर्थशास्त्र। तो हम समष्टि अर्थशास्त्र के में विशिष्टि अर्थशास्त्र सहायक होता है, अध्ययन में सहायक होता है। देखिए समष्टि अर्थशास्त्र में हमें किसी एक व्यक्ति या इकाई के नीति निर्माण या मूल्य निर्धारण आदि में काफ़ी सहायता होती है, आपको बताए थे। विशिष्ट अर्थशास्त्र हमको क्या होगा, समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण करते हैं, विशिष्ट एक इकाई करते हैं, तो हमें यह समष्टि अर्थशास्त्र में इससे फायदा होगा। ठीक है। और उसके बाद क्या है, अंतर्राष्ट्रीय तुलना। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न देशों के मध्य उनकी प्रगति, आर्थिक प्रगति की तुलना करने के लिए जो आवश्यक सूचनाएं चाहिए हुए हमें समष्टि अर्थशास्त्र के द्वारा उपलब्ध होती है। समझिए ना, आपको बताया कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर से आएगा हमको GNP, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, या आएगा तो आप कहाँ से इसको समष्टि अर्थशास्त्र में पढ़िएगा, यही है। इतना ही है। अब इसमें हम समष्टि अर्थशास्त्र का महत्व देख लिए। अब हम देखेंगे विशिष्ट और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर। क्या देखेंगे, विशिष्ट और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर। ये अंतर हम कल आपको बताएंगे, समष्टि और विशिष्ट अर्थशास्त्र में क्या अंतर है, इसको कल बता के फिर ख़त्म होते ही 2-3 दिन में ख़त्म हो जाएगा, कल या परसों बेसिक। उसके बाद हम यहाँ से इसकी क्या करेंगे,
पर ऑब्जेक्टिव देख लेंगे इस चैप्टर का, जो कि हमारे पास है यहाँ। सब पूरा एक एक कर आपको यहाँ से कराया जाएगा। धन्यवाद। गुड नाइट।